करने वाले हैं जो चैप्टर मेटल्स और नॉन मेटल्स हम लोग पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चन, उस चैप्टर के एक्सरसाइज में जितने सारे क्वेश्चंस हैं हम लोग सारे, उसको मैंने बोर्ड पे लिखा है आपके लिए, एंड वी आर गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चन टुडे दैट इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर। और आप लोगों से मैं पूछूंगा, ओके, जिनको मालूम होगा तो वो आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो बेटा आपके सामने है, which of them can be beaten to seeds? क्या आंसर होगा इसका, बता सकते हो क्या? जिंक। सर जिंक। जिंक है या जिंक क्या है? एक मेटल है। जिंक इज अ मेटल और मेटल आर मैलिएबल, मेटल्स मैलिएबल होते हैं, इसलिए मेटल्स को आप सीड्स में बदल सकते हो। और यदि ये क्वेश्चन रहता कि which from which of them you can make wires, तो इसका आंसर भी जिंक रहता कि जिंक से वायर भी आप बना सकते हो क्योंकि वो मेटल है। बाकी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तो ये नॉन मेटल्स हैं, इनसे नहीं बन सकता। गॉट इट? All metals are malleable, correct the statement. All metals are malleable, correct the statement. बोलिए, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? पर सर लिखा हुआ है करेक्ट द सही है, स्टेटमेंट, सही है गलत स्टेटमेंट में सर सही है। सही है। सही है। मरकड़ी से आप क्या सीट बना सकते हो? मरकड़ी भी तो मेटल होता है ना? यस मरकड़ी मेटल होता है कि नहीं? यस सर। पर मरकड़ी से आप सीट बना सकते हो पतला सा? नहीं। तो ऑल बोलना बहुत गलत हो जाता है। वी विल से जनरली, ये ऑल शब्द का यूज नहीं करना, इस जगह वी विल यूज द वर्ड जनरली। जनरली बोले तो अक्सर मेटल्स को आप सीड्स बना सकते हो, सबको नहीं, अक्सर को से आप सीड बना सकते हो, ठीक है। Phosphorus is a very dash metal. Sorry. रिएक्टिव। ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ रहता है कि नॉन मेटल हो। फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, ठीक है। फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। जैसे सोडियम और पोटेशियम मेटल में बहुत रिएक्टिव होती है, वैसे ही फॉस्फोरस जो है एक वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है फॉस्फोरस। Metals are dash conductor of heat and dash. गुड conductor of good or electricity. Metals are good conductor of heat and electricity. Heat और electricity के अच्छे conductor होते हैं। Iron is dash reactive than copper. मोर। आयरन रिएक्टिविटी सीरीज यदि आप देखोगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ज्यादा ऊपर है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस गैस। हाइड्रोजन गैस। मेटल यदि एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपको मिलेगा मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। द गैस इज हाइड्रोजन गैस, ओके। हाइड्रोजन गैस H2 लिखते हैं हम लोग। ट्रू और फॉल्स? नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। फॉल्स। फॉल्स। नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, मेटल्स रिएक्ट करते हैं। सोडियम इज रिएक्टिव मेटल। यस सर। ट्रू। रिएक्टिव मेटल है, ट्रू। कॉपर कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ओके। दैट विल बी फॉल्स। कोल कैन बी ड्रॉन टू वायर्स। ये दिख रहा है नीचे वाला आप लोगों को? यस सर दिख रहा है। यस सर। फॉल्स कोल होगा। कैन बी ड्रॉन टू वायर्स। फॉल्स। फॉल्स। कोयला से आप तार बना सकते हो, तो अजीब सा बात है, कोयला से तार बनेगा कभी नहीं, क्योंकि वो नॉन मेटल्स होते हैं उसमें। अल्युमिनियम फॉइल्स, गिव रीजंस, आपको रीजन देना है। अल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स। बोला गया है कि अल्युमिनियम से आप, हम लोग देखते हैं ना खाना जो हम लोग स्कूल में ले जाते हैं, कभी कभी रोटी वोटी को मम्मी मोड़ के देती है, मतलब सिल्वर कलर का चीज में, नॉर्मली दे आर अल्युमिनियम यस सर। फॉइल।
तो अल्युमिनियम फॉइल से हम लोग खाने को मोड़ के ले जाते हैं फ्रिज में, क्यों, ऐसा क्यों? Because it keep the food preservative. हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? Because it keep the food preservative. काहे प्रिजर्व काय करेगा अल्युमिनियम, क्या है उसमें जो प्रिजर्व करेगा? नहीं, देखो बेटा, पहला रीजन तो है कि अल्युमिनियम इज अ मेटल एंड अ वेरी थिन फॉइल कैन बी मेड फ्रॉम इट। अल्युमिनियम एक मेटल है ना, और उससे हम एक पतला फॉइल बना सकते हैं, क्योंकि मोड़ने के लिए तो एक पतला फॉइल चाहिए ना आपको, ठीक है ना? इसका पहला रीजन होगा एल्युमिनियम इज मैलेबल एंड a thin foil can be made। और इसका दूसरा रीजन यदि आप लिखते हो बेटा, तो अल्युमिनियम डज नॉट रिएक्ट विथ फूड आइटम्स। मैंने आप लोगों को बताया था, ध्यान यदि होगा आप लोगों को, अल्युमिनियम पे क्या होता है, रखे रखे अल्युमिनियम पे एक अल्युमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग पड़ जाती है, और अल्युमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग जो होती है एक नॉन पोरस कोटिंग है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। ओके, तो अल्युमिनियम नॉर्मली फूड आइटम्स के साथ रिएक्ट नहीं करती है ड्यू टू अ डेवलपमेंट ऑफ अल्युमिनियम ऑक्साइड कोटिंग, ठीक है? तो आप नॉर्मली लिख सकते हो aluminum does not react with food items, है ना? फूड आइटम्स के साथ अल्युमिनियम रिएक्ट नहीं कर रहा है। इमर्सन rods are made up of metal। इमर्सन रॉड किसको बोलते हैं मालूम है? जो पानी गर्म करने के लिए जो रॉड यूज करते हैं, बोलो। इमर्सन रॉड हम लोग मेटल्स के क्यों बनाते हैं? पानी गर्म करने वाला जो होता है उससे मेटल की क्यों बनाते हैं? बोलिएगा। Because it good conductor of अगर water. हमको एक चीज में पानी गर्म करना है, हमको इसमें पानी गर्म करना है, तो इसमें मैं रॉड डाला, तो जब मैं रॉड डालूंगा तो रॉड में हीट को फ्लो होके पानी तक तो जाना है। ओके, रॉड को हीट फ्लो करवा के पानी तक हीट भेजना है, तब ना पानी गर्म होगा। तो इमर्सन रॉड्स आर मेड ऑफ मेटल्स बिकॉज़ मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट थ्रूली स्प्रेड्स द हीट। ओके, इसका आंसर होगा बिकॉज़ metals are good conductor of heat। Okay, the answer will be because metals are good conductor of heat। Copper cannot displace zinc from solution। सर Copper क्यों? सर कॉपर सर रिएक्टिव सीरीज में सर जिंक से ऊपर होता है। Copper is less reactive than zinc, so it cannot displace, ठीक है? Copper is less reactive than zinc। Copper जो है, copper is less reactive than zinc। ओके, कॉपर जो है जिंक से कम रिएक्टिव है, इसलिए उससे डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ओके, दूसरा, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। सर क्योंकि सर वो हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए उसको सर किरोसिन एयर में आने पर आग पकड़ लेता है। दे आर हाईली रिएक्टिव एंड कैचेस फायर इन एयर। बहुत रिएक्टिव है और एयर में लगभग आग तक पकड़ लेती है, ठीक है ना? सो पानी के अंदर में उसको ना तो एयर मिलेगा, ना तो पानी के नीचे नहीं रखते बेटा, केरोसिन के नीचे रखते, सॉरी, केरोसिन के नीचे उसको रखेंगे तो उसे केरोसिन के अंदर में ना तो एयर मिलेगा और ना ही मॉइस्चर मिलेगी, क्योंकि सोडियम मॉइस्चर और एयर दोनों के कांटेक्ट में आने से बहुत भयंकर रिएक्शन करता है और इवन कैचेस फायर। ओके, इस आंसर को थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहिए, दे आर हाईली रिएक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर। मॉइस्चर और एयर दोनों मिलेगा इनको तो ये बहुत भयंकर तरह से रिएक्ट करेगा, ठीक है? कैन लेमन पिकल बी स्टोर्ड इन एल्युमिनियम यूटेंसिल? पूछा जा रहा है कि एकदम एल्युमिनियम का जो यूटेंसिल्स है नया सा बना हुआ, क्या आप उसमें लेमन का अचार रख सकते हो? हाँ या ना?
रख सकते हो क्या? No, sir. नो. एल्युमिनियम React with lemon. and can react with acid in lemon. lemon में acid होती है ना? Yes, lemon sir. में acid होती है. Aluminum is Yes, a better and can react with acid in lemon. lemon में जो acid होती है उसके साथ citric acid होती है lemon में, तो उस acid के साथ aluminum react कर सकता है और हाइड्रोजन गैस निकलेगी और वो हाइड्रोजन गैस माइट भी आपके फूड आइटम्स को खराब कर सकती है. ठीक है. मैच द फॉलोइंग. बताइए क्या होगा? मैच द फॉलोइंग. पहला है wrapping food. Sir, jewelry. गोल्ड है बेटा. Jewelry. अरे गोल्ड से ज्वेलरी बनेगा. गोल्ड से आप खाना मोड़ने लग जाओगे तब तो गड़बड़ वाली बात है ना. उतना महंगा गोल्ड. गोल्ड Jewelry. ज्वेलरी की तरह इस्तेमाल होता है. ठीक है ना. आयरन. आयरन दिख नहीं रहा है बोर्ड. बोर्ड नहीं दिख रहा है बेटा. Electric wires. तो लिखा है. मशीनरी बेटा. सर ज्वेलरी के ऊपर. ज्वेलरी के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर. हाँ हाँ सर, इलेक्ट्रिक वायर. नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक तो वायर नहीं बनाते हैं. आयरन से नॉर्मली हम लोग मशीन्स बनाते हैं. ठीक है ना. ओके. मशीनरी लिखा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं? मशीनरी आप लोगों को लिखा हुआ. Yes, sir. ओके. तो आयरन से बनती है मशीनरीज. ओके. एल्युमिनियम से Unpacking Wrapping food. food. Wrapping food. रैपिंग फूड. एल्युमिनियम रैपिंग फूड. कॉपर से Electric wire. Wire. कॉपर से इलेक्ट्रिक वायर बनती है क्योंकि कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट. कार्बन से Thermometer. नहीं बेटा, देखो कार्बन का Fuels. फ्यूल्स में कार्बन होते हैं. ठीक है ना. जितने फ्यूल्स होते हैं उसमें कार्बन होते हैं. तो इट्स फ्यूल्स. और मरकरी से Thermometer. बताने की जरूरत नहीं है कि मरकरी से थर्मोमीटर. ओके. वेरी सिंपल. What happens when dilute sulfuric acid is poured on copper plate? कॉपर के प्लेट पे आप dilute sulfuric acid डालते हो. If you put dilute sulfuric acid on copper plate, क्या होगा? It's burn. बर्न हो जाएगा कॉपर. एक्टिविटी सीरीज. यदि रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो बेटा पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर. कॉपर नीचे है कि ऊपर है? Sir, नीचे. नीचे होता है ना. तो कॉपर जब नीचे होता है हाइड्रोजन से, क्या कॉपर हाइड्रोजन निकाल पाएगा एसिड से कभी भी? No, sir. नहीं निकाल पाएगा. ये रिएक्शन होगी ही नहीं. नो रिएक्शंस टेक्स प्लेस. ओके. नो रिएक्शन ऑकर्स. कुछ नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं. ओके. आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. क्या होगा? Sir, reaction होगा. रिएक्शन होगा तो क्या होगा? वैसे बात करें. व्हाट हैपेंस? Fe4. Sir, iron nails का green color का हो जाएगा. आयरन नेल्स नहीं, वो सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाएगा. कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है. क्या होता है? ब्लू कलर. आप उसमें आयरन डाल दोगे तो FeSO4 मिलेगा आपको, जो लाइट ग्रीन होता है. लाइट ग्रीन. ओके. और प्लस कॉपर मिलेगा. अंडरस्टूड. तो रिएक्शन आपको ध्यान रखना है कि कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर की होती है, कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है एक्वस सॉल्यूशन, उसमें आयरन का रिएक्शन से मैं डालता हूं तो सॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा. आयरन सल्फेट को निकाल लेगा. ठीक है ना. आयरन सल्फेट निकल जाएगा.
FeSO4 और कॉपर अलग हो जाए। ओके, तो आप ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हो, अ लाइट ग्रीन सॉल्यूशन इज फॉर्म, ब्लू कलर फेड्स एंड रेडिश ब्राउन कॉपर इज डिपॉजिटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना बेटा आप, इंपॉर्टेंट अच्छी क्वेश्चन है यार, अच्छी क्वेश्चन है तो पढ़ना। Saloni collected a gas by burning charcoal. हाँ, मन में पढ़ो, सब पढ़ो, आंसर बताओ। नेचर और गैस, नेचर पूछा गया कि गैस एसिडिक है कि बेसिक। गैस इज एसिडिक और बेसिक, आपको पूछा गया ये गैस एसिडिक है कि बेसिक। Basic. Basic. बेसिक है ये गैस। बेटा ध्यान दो, मैंने बताया था तो कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और यदि कार्बन डाइऑक्साइड में मैं पानी डाल देता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड में मैं पानी डालूंगा तो बनेगा कार्बोनिक एसिड। क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड। मैं इधर लिख दूंगा। ओके, बड़े यदि मैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन में बर्न किया तो आपको मिला कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड में पानी मिलाता हूं तो आपको मिलती है H2CO3, कार्बोनिक एसिड। और एसिड होते हैं क्या, यदि आप उसको टेस्ट भी करना है तो आप इसमें ब्लू लिटमस से चेक करोगे, ब्लू लिटमस लगाओगे तो इसमें तो ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा, उसका कलर टर्न होके Red. आएगा। तो इसका मतलब क्या है, नेचर ऑफ गैस क्या है, एसिडिक होती है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को जब आपने वाटर में डुबाया तो आपको कार्बोनिक एसिड मिली, जिसके चलते हम प्रूव करते। मैंने एक सल्फर वाला एक्सपेरिमेंट बताया था, सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, फिर वाटर डाले उसमें तो सल्फ्यूरस एसिड मिली थी, तो ब्लू लिटमस से टेस्ट किया था तो रेड हो गया था। एसिडिक नेचर ऑफ द गैस इज एसिडिक, गैस जो है एसिडिक नेचर है, ठीक है ना। रिएक्शन इन्वॉल्व, रिएक्शन तो मैंने लिख ही दिया, ठीक है ना। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड फिर वाटर के साथ रिएक्ट किया, H2CO3, ठीक है। एक और क्वेश्चन था आपके एनसीईआरटी में जो छूट गई, उतनी स्पेस नहीं थी बोर्ड पे, पर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुन लीजिएगा ध्यान से। बोला गया था कि एक बच्ची है, वो अपने दादी के साथ एक ज्वेलरी के दुकान पे गई है, ठीक है ना, और उसका पास एक सोना था, जो सोना में थोड़ा गंदगी बैठ गया था, तो उस सोने को उसने साफ करने दिया ज्वेलर को, ठीक है ना। पर ज्वेलर ने उसको जब साफ करके लौटाया तो वजन उसने जब उसका मेजर किया तो उसको वजन जो मिला उसका थोड़ा कम मिला। तो ऐसा कैसे हुआ, क्या हुआ? तो क्योंकि उसमें एडिटिव एसिड डाला था, जिसके कारण सर धूल हटाया तो थोड़ा सोना का परत भी हट गया। यस, एक्चुअली क्या होता है, जो ज्वेलर्स होते हैं, ज्वेलर्स होते हैं, ज्वेलर्स लोग करते क्या है, ज्वेलर्स लोग क्या करता है, यूज करता है एक्वा रिजिया, दे यूज एक्वा रिजिया। ओके, और एक्वा रिजिया क्या होती है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलके बनता है, ठीक है ना, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब हम इसमें गोल्ड का कोई भी चीज डालते हो, गोल्ड का मानो आपने घी डाला है, ठीक है ना, तो होता क्या है, थोड़ा देर के लिए डाला जाता, खत्म नहीं, तो गोल्ड पे जो गंदा का लेयर रहता है उसके साथ गोल्ड का भी ऊपर का हल्का सा लेयर निकल जाता है, तो वो हल्का सा जो ऊपर का लेयर निकलता है वो तो एक्वा रिजिया में जाके मिल जाता है और गोल्ड में वापस साइन आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर का गोल्ड का लेयर था वो तो निकल जाता है, अंडरलाइन लेयर में फिर से चमक आपको दिखने लगती है, समझ गए। तो ज्वेलर्स जो यूज करते हैं, दे यूज एक्वा रिजिया। आंसर कैसे लिखोगे इसका, ज्वेलर्स यूज एक्वा रिजिया to clean jewelries, okay, in which upper layer of gold comes off with dust and the shiny layer is exposed, so the weight goes down, weight is down. Okay, so these were some of the questions। और एक छोटी सी क्वेश्चन थी जो डिस्कस करना का मतलब नहीं बनता है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टी को कंपेयर करने को बोला गया था अपीयरेंस के ऊपर। तो मेटल्स की अपीयरेंस कैसी होती है, शाइनी।
शाइनी अपीयरेंस, नॉन मेटल नॉर्मली डल होती है। एंड अनदर पूछा गया था आपसे कि मेटल जो होता है मैलिएबल होता है कि नॉन मैलिएबल होता है। ऑब्वियसली मैलिएबल होती है, नॉन मेटल नॉन मैलिएबल होते हैं। मेटल्स के बारे में डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की गई है, तो डक्टाइल होते हैं और नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। और पूछा गया था कि हीट कंडक्ट करता है कि नहीं, तो मेटल हीट कंडक्ट करती है, नॉन मेटल हीट कंडक्ट नहीं करता। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी पूछा गया था, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो नहीं करता है। बस यही सारे क्वेश्चंस थे। तो हम लोगों ने आई सपोज इस चैप्टर में कुछ नहीं छोड़ा है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में दुनियादारी जितना पढ़ना था आपको, राइट फ्रॉम स्कूल लेवल टू ओलंपियाड लेवल, एवरीथिंग इज डन। और आपने मेटल एंड नॉन मेटल इतने अच्छे से पढ़ लिया है कि आप मेरे सारे नोट्स को, फर्स्ट ऑफ ऑल जितना मैंने पढ़ाया है, जितना लेक्चर्स मैंने दिया है आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल के ऊपर, एक प्रॉपर नोट्स आप उनका बना लेना। ओके, एक प्रॉपर नोट्स बेटा यदि आप बना लेते हो तो उसका, तो आपको लॉट्स ऑफ प्रॉफिट होगी। यू विल नॉट नीड फिर मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर आपको स्टैंडर्ड 10th तक पढ़ने की जरूरत नहीं। स्टैंडर्ड 10th में भी मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर आती है, तो वहां पे थोड़ा सा लेवल अप करके हम लोग पढ़ते हैं। फिर भी मतलब हाईली पॉलिश्ड रहोगे, वहां पे हल्का सा देखोगे तो आपकी क्लियर हो जाएगी सब कुछ। तो बेटर मेक अ नोट्स ऑफ एवरीथिंग दैट आई हैव टॉट इन मेटल एंड नॉन मेटल, इंक्लूडिंग ऑल क्वेश्चंस जितना मैंने करवाया है। ओके, एंड ए कंप्लीट पैकेज ऑफ दैट चैप्टर इज बीन डिलीवर्ड टू यू। और उससे ज्यादा आपको क्या लगता है, मेटल और नॉन मेटल में और कुछ रिक्वायर्ड है क्या आपको? नो सर। नो, आई डोंट सपोज कि आप लोगों ने काफी देख लिया होगा इसमें कि और उससे ज्यादा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। So this is the end of the chapter metals and non-metal today. And आज एक काम करते हैं ना, टाइम तो काफी है। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, वैसे केमिस्ट्री का यही पहला चैप्टर है आपके सिलेबस का, बट मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द इंटरेस्टिंग पार्ट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। और मेटल एंड नॉन मेटल का इंफॉर्मेशन पहले मिल जाता है तो केमिस्ट्री में एक इंटरेस्ट आ जाता है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया, और आज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक चैप्टर है एक आपके सिलेबस में, जिसको मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, उससे पहले कोई भी डाउट है आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल में तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एनी डाउट, एनीबॉडी, कोई भी डाउट। सर एक्वारिजिया में कौन सा रिएक्शन होता है? एक्वारिजिया में कौन सा रिएक्शन होता है? गोल्ड को डिसॉल्व करता है बेटा। देखो इसमें 3 पार्ट रहती है, एक पार्ट दूसरी एसिड रहती है, तो वो गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता है। इट्स अ हाईली कोरोसिव लिक्विड। कौन सा रिएक्शन होता है उसके डेप्थ में अभी मत जाओ, क्योंकि आप उसको समझ पाओगे। ओके, दैट रिएक्शन उसमें आपको डेप्थ में उतना नहीं जाना। ओके, होती है, वी विल स्टडी अबाउट दैट रिएक्शन इन हायर क्लासेस। अभी समझाना मतलब 10 मिनट आपको फिर से लेक्चर देना पड़ेगा उसको पूरा, तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू टिल स्टैंडर्ड 10th आल्सो। आपको रिक्वायर्ड नहीं है, हायर क्लासेस में हम लोग देखेंगे 11th में 12th में आएगी। ओके, बस आप इतना जान लो, एक्वारिजिया एक हाईली कोरोसिव लिक्विड होती है। हाईली कोरोसिव मतलब कि इवन जो पैसिव मेटल्स है, पैसिव मेटल समझ रहे हो ना, गोल्ड है, प्लैटिनम है, उनको भी डिसॉल्व कर सकता है। ओके, अपनी अंडरस्टूड। और एक्वारिजिया के बारे में इंटरेस्टिंग एक कहानी जान लो कि जर्मनी में क्या था, एक बार नोबेल मतलब जिनको नोबेल प्राइज दिया जाता है ना, उनको गोल्ड दिया जाता है। तो उस टाइम में हिटलर क्या किए थे, जिनको जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था सबका गोल्ड छीनने के लिए वो पहुंच गए थे कि नहीं तुम लोगों को गोल्ड नहीं रखना जब जो नोबेल प्राइज आप लोग को मिला है। तो वहां के साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया था, अपने गोल्ड को एक्वारिजिया में डाल के डिसॉल्व करवा दिया और लैब में रख दिया। और आया हिटलर का आदमी सब मतलब अपने मतलब लाओ वापस करो मेडल अपना जो मिला था नोबेल प्राइज के रूप में आपको। तो सबने बहुत खोजा, कहीं नहीं मिला, फिर वापस रख के चले गए और लेबोरेटरी में वहीं पे रखा हुआ था एक्वारिजिया में डिसॉल्व करके। फिर बाद में डिफरेंट प्रोसेसेस से उस गोल्ड को फिर से वापस एक्सट्रैक्ट किया गया था, एक्वारिजिया से फिर से एक्सट्रैक्ट किया गया उसके सॉल्यूशन से, और फिर से उसको प्रॉपर मेडल बना के उन साइंटिस्ट को फिर से दिया गया था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वाज ओवर। ओके, गॉट इट? वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आप लोग चाहो तो इसके बारे में पढ़ सकते हो कि वर्ल्ड वॉर के दौरान में एक्वारिजिया की क्या इंपॉर्टेंस है। Okay, चलिए, so we end this chapter now. We will begin with synthetic plastic. सर एक क्वेश्चन है। बोलिए, डाउट। सर सारा मेटल सर अल्काली से रिएक्ट करता है? बेटे मेटल्स ही बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, और वो फर्दर बनते हैं एल्कली। सॉल्युबल बेसेस आर नोन एज एल्कलीज। ओके, वो एसिड बेस में आप लोग पढ़ोगे। ओके, नॉट रिक्वायर्ड।
गॉट इट? एल्कली से रिएक्ट करने की बात नहीं होती है, मेटल्स देखो खुद ही बेस बनाती है, और बेसिस सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज एल्केन्स। वो बेटा अभी आपका टॉपिक नहीं है, एसिड बेस में पढ़ोगे तो पढ़ाओगे वो चैप्टर। और एनीबॉडी? नो नो आई डोंट सपोज। चलो आगे बढ़ते हैं। सर, एक मिनट सिंक सॉल्ट है। Okay, starting with the chapter synthetic fibers and plastic. Synthetic fiber and plastic. Okay, to begin with this chapter, सबसे पहले इस चैप्टर को समझ लेते हैं कि ये चैप्टर में क्या बताना चाहता है। ओके, I suppose there are disconnections, there are issues in the network or what? But सब बच्चों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना क्लियर? सर लेकिन Yes, आपका sir. वीडियो पॉज हो गया है। वीडियो पॉज हुआ था क्या अभी? नहीं यस सर, वीडियो, हाँ वीडियो मैंने पॉज किया था 1 मिनट के लिए, वो वीडियो पॉज किया था। नहीं सर, अभी भी पॉज ही है। कर रहे हैं एक बार मुझे सर वो नेटवर्क से हो रहा है। नहीं बेटा मैं पॉज कर रहा हूँ, देखो एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ आपको, रुकेगा वीडियो, रुका था ना? यस सर। वो मैंने रोका था थोड़ा सा, ठीक है। और एक्चुअली सम स्टूडेंट्स आर लीव, मतलब कुछ बच्चों का नेटवर्क प्रॉब्लम है, आई सपोज दे आर लीविंग। यस सर। सर एक मिनट, मैं अपने टेक्निकल टीम से बात कर रहा हूँ थोड़ा, तो बेटा आप लोग चुप रहना। अजय सर, आर यू एबल टू हियर मी? अच्छा चलिए ठीक है। We will begin the chapter synthetic fiber and plastic. Okay. हाँ सर, कुछ बोल रहे थे सर? हाँ अभी सर कुछ बच्चे का नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या, जरा देखिए क्या? हाँ लग तो रहा है सर, मौसम इतना खराब है, हो सकता है। हाँ तो बच्चे लीव कर रहे हैं शायद। हम देखते हैं, फोन करते हैं, बात करते हैं सर। फोन करके बात करते हैं। हाँ सर थोड़ा बात कीजिए, ठीक है, मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक। ओके, synthetic fiber and plastic, there is a network problem due to पानी वानी हो रहा है, उसके कारण might be leak that. Okay, synthetic fiber and plastic, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले I am going to discuss with you the simple meaning of the word synthetic. Okay, इस synthetic शब्द का मतलब हम लोग समझते हैं। Artificially formulated by humans. देखो सिंथेटिक शब्द का मतलब होता है जो चीज इंसान के द्वारा अपने स्किल का इस्तेमाल करके बनाया गया है या फॉर्मुलेट किया है। सिंथेटिक शब्द का मतलब ही होता है वो चीज को हम सिंथेटिक चीज बोलते हैं जिसको हम इंसानों ने अपने हुनर के का यूज करके तैयार किया, ठीक है ना। उन चीजों को जिसको हम लोगों ने अपने हुनर का यूज करके तैयार किया है
उन चीजों को हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक सब्सटेंस। ओके, अब एक वर्ड आती है फाइबर। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। देखो, फाइबर का डेफिनेशन जानने से पहले इसके बारे में कुछ मैं बता देता हूँ कि वी आर नॉट गोइंग टू सी द मतलब जो नॉर्मल डेफिनेशंस आपको इधर उधर बुक्स में मिल जाते हैं, वो डेफिनेशन थोड़ा इनकॉर्पोरेट नहीं होता है। इनकॉर्पोरेट मतलब कि फिट नहीं होता है। फाइबर का जो डेफिनेशन दिया गया है एज पर टेक्सटाइल यूनिट ऑफ इंडिया। भारत में देखो टेक्सटाइल की यूनिट होती है। टेक्सटाइल मतलब जो कपड़ा उपड़ा बनाते हैं, ठीक है ना। तो definition of fiber that is given by the textile unit of India as per the textile unit of India देखो फाइबर्स क्या होती है। फाइबर्स आर फाइन एंड फ्लेक्सिबल thin thread-like material which has high length to thickness। देखो, टेक्सटाइल यूनिट ऑफ इंडिया जो है वो डिफाइन करता है फाइबर को कि एक बहुत ही फाइन, फाइन का मतलब ये होता है पतला, बहुत ही फाइन और फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब आप थोड़ा सा खींचोगे तो थोड़ा स्ट्रेच होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा खींचने से वो हल्का फुल्का स्ट्रेच होता है। फाइन एंड फ्लेक्सिबल, ये थिन यूज करने की जरूरत नहीं है। फाइबर्स आर फाइन, फाइन मतलब पतला सा एंड फ्लेक्सिबल मतलब हल्का स्ट्रेच होगा। थ्रेड लाइक मटेरियल, एकदम थ्रेड मतलब सूता का जैसा, सूता का जैसा मटेरियल which has high length to thickness ratio। उसका जो लंबाई रहता है वो काफी ज्यादा रहता है कंपेयर टू इट्स थिकनेस। ओके, तो इस डेफिनेशन को समझ लो। फाइबर की डेफिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आपको समझनी चाहिए। फाइबर जो होते हैं, फाइन मतलब पतले से, फ्लेक्सिबल मतलब हल्का टांग सकते हो उसको, थ्रेड लाइक मतलब एकदम सूता के जैसा मटेरियल, which has high length मतलब उसकी लंबाई काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू उसका मोटापा, थिकनेस। ओके, ये होती है फाइबर। और फाइबर आप लोग समझ ही सकते हो, मतलब जो सूता होते हैं जिनसे हम लोग कुछ फैब्रिक्स बनाते हैं, जिससे हम कपड़ा बनाते हैं। लिख देता हूं मैं, क्लोथ्स, द क्लोथ्स वी वेयर, द क्लोथ्स वी वेयर are made of fabrics। अब बेटा ये एक फिर नया शब्द आ गया, ये फैब्रिक्स क्या होता है, ठीक है। फाइबर्स को एक साथ बुनाई करके, निटिंग मतलब बुनाई करके, ठीक है ना। बुनाई मतलब निटिंग का मतलब होता है बीन। ओके, जो भी चीज तैयार की जाती है फाइबर्स को साथ में बुनाई करके, या बोलो तो बुनाई करके मतलब साथ में टुगेदर रखते हैं, उसका मतलब कि दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग करते हैं। बॉन्डिंग मतलब केमिस्ट्री के भाषा में बॉन्डिंग मत समझ लेना कि कोई केमिकल बॉन्ड बनता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बॉन्डिंग का यहाँ पे सिंपल मतलब होता है कि धागों को साथ में रख के एक साथ जोड़ देते हैं, तो हमें मिलता है फैब्रिक्स। ओके, जो कैसे बना हुआ है, कॉटन का कपड़ा होता है, कॉटन का फाइबर लिया गया होगा, पतले पतले कॉटन के फाइबर्स लिए गए होंगे,
उनको साथ में रख के बीन दिया गया, ओके, तब आपको मिला होगा फैब्रिक। ओके, निटिंग का मतलब है बीनना, और बॉन्डिंग का मतलब है नीटिंग, और बॉन्डिंग मतलब का मतलब है बोलना चाहता हूँ साथ में रखें। यदि आप इस डेफिनेशन में बॉन्डिंग को नहीं भी लिखना चाहते हो तो चलेगी आपके काम, ओके, इसको मिटा भी दोगे तो डेफिनेशन आपकी सही रहेगी। कोई भी चीज जिसे बनाया जाता है फाइबर्स को साथ में रख के बीन के, ठीक है ना, बीनना जानते हो ना, ओके, दिस इज फैब्रिक्स फॉर यू, ओके। अब ये फैब्रिक जो होता है वो तैयार होती है फाइबर से, फैब्रिक्स नॉर्मली तैयार होता है फाइबर से, ओके, और फाइबर होते हैं दो टाइप के, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। चलिए हम तो आपको दिमाग में दो चीज रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल बना हुआ चीज, ह्यूमंस के द्वारा तैयार किया हुआ चीज। फाइबर का मतलब होता है वो पतला सा सूता जैसा चीज, ओके, जो काफी फ्लेक्सिबल होती है और काफी फाइन होती है और जो लंबी होती है, मोटी कम रहती है, ओके। और फैब्रिक क्या होते हैं, वही फाइबर को जो साथ में बीन के हम लोग मटेरियल बनाते हैं उसको हम लोग फैब्रिक, ओके। और नेक्स्ट थिंग दैट वी विल कम इट्स फाइबर्स। जो फाइबर्स होते हैं वो नेचुरली भी मिलते हैं और आपको आर्टिफिशियली भी बनाए जाते हैं। तो क्या क्या है देखते हैं। टाइप्स ऑफ फाइबर, फाइबर जो होता है बेटा दो तरीके का होता है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। सबसे पहले चलो हम लोग नेचुरल फाइबर देखते हैं। फाइबर नंबर और दूसरा है आर्टिफिशियल को सिंथेटिक फाइबर लिखते हैं, करेक्ट। तो फर्स्ट वी विल सी नेचुरल फाइबर्स। The fibers which are obtained, the fibers which are obtained from natural resources, from natural resources, वो फाइबर्स जो हमें मिलती है, वो फाइबर्स जो हमें मिलती है फ्रॉम नेचुरल थिंग, मतलब मैं नहीं उसको उगाता, वो प्रकृति में खुद उगती है और फिर इंसान उसका प्लांटेशन भी करता है, पर प्राकृतिक रूप से वो खुद उगता है, ओके, या पाया जाता है। वो फाइबर्स जो नेचुरल रिसोर्सेज से मिलेंगे हमें, उसे हम लोग बोलेंगे नेचुरल फाइबर। एग्जांपल आप देख सकते हो, कॉटन का फाइबर होता है। कॉटन का आपको मालूम है, कॉटन के प्लांट्स होते हैं, ओके, कॉटन के प्लांट से कॉटन का फाइबर बनाया जाता है। ऊन, ऊन, ऊन आपको मालूम है जो भेड़ से हम लोग ऊन निकालते हैं, तो नेचुरली मिल रही है एनिमल से। और क्या बोल सकते हैं, सिल्क, सिल्क होते हैं वो फाइबर जो सिल्क वार्म से निकाले जाते हैं, ओके, सिल्क। तो कॉटन, ऊल, सिल्क के इंसान इसे नहीं बनाता है, हाँ, मतलब इसके प्रोसेस करके हम लोग फाइन फाइबर्स बनाते हैं उससे, पर ये जो उगता है ये सारे उगते हैं फ्रॉम वेयर, नेचर में उगता है। कॉटन नेचर में उगता है, ऊल नेचर में उगती है, मतलब होती है, जिसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं भेड़ के निकाल के, सिल्क, सिल्क वार्म से मिलते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को आप थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि नेचुरल फाइबर का इस चैप्टर से लेना देना कम है। इस चैप्टर का जो लेना देना है इट्स आर्टिफिशियल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। इस सिंथेटिक फाइबर को आप डिफाइन करते हो, a fiber that has been prepared by, that has been prepared by वो फाइबर जो इंसान के द्वारा बनाया गया है उसे हम लोग बोलेंगे सिंथेटिक फाइबर्स, ओके। 2 मिनट थोड़ा इंक भर लेता हूं।
फाइबर, जो फाइबर बनाया गया है इंसान के द्वारा, उसे बोलेंगे सिंथेटिक फाइबर। और वो बनता कैसे है वो देखना है। यदि हम लोग बात करें प्रिपरेशन की, synthetic fibers are prepared by joining small chemical units to form long chain. ओके, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, उनको तैयार किया जाता है छोटे छोटे केमिकल से बने हुए चीजों से, छोटे छोटे केमिकल से बने हुए चीजों से, और वो छोटे छोटे केमिकल से बनी हुई चीजों को आपस में जोड़ दिया जाता है और लंबे लंबे चेन बनाए जाते हैं। ओके, गॉट इट? इन सिंपल समझ लो कि सिंथेटिक फाइबर जो बनते हैं, इसका एक दूसरे तरीके से इसको पहले समझ लो, फिर मैं आता हूँ यहाँ पे। मानो आप लोग एक तो मतलब ये देखते हो, क्या बोलते हैं, बीड्स, बीड्स होती है ना, बीड्स। हम लोग बीड्स का क्या करते हैं, जो मोती होती है, जो मोती, एक एक मोती को हम लोग जोड़ जोड़ के क्या होता है, हार बनाते हैं, है ना? आप लोगों ने देखा होगा हार, जो नेकलेस होती है, हम लोग छोटे छोटे मोती को आपस में लगा देते हैं और फिर एक हम लोग हार तैयार करते हैं। ओके, एक नेकलेस हम लोग तैयार करते हैं। तो ये हार जो तैयार हुआ है वो कैसे तैयार हुआ है? छोटा छोटा इंडिविजुअल बीड्स से, छोटा छोटा इंडिविजुअल बीड्स को क्या कर दिया गया है, इंडिविजुअल बीड्स, अकेला अकेला इंडिविजुअल बीड्स को साथ में पिरो दिया गया है या साथ में ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना? तो इंडिविजुअल बीड्स को जब आप साथ में जैसे जोड़ देते हो तो आपको एक लंबा सा नेकलेस मिल जाता है। उसी प्रकार सिंथेटिक फाइबर कैसे बनाए जाते हैं, छोटा छोटा केमिकल यूनिट्स होता है, छोटा छोटा केमिकल यूनिट्स को आप एक मोती मान लो, ठीक है, और बहुत सारे मोती को जोड़ दिया तो जैसे एक नेकलेस बना, उसी प्रकार छोटे छोटे मोती को जोड़, मतलब छोटी छोटी केमिकल यूनिट्स को जोड़ देने से आपको एक लंबा सा सिंथेटिक फाइबर मिलेगा। गॉट इट? तो सिंथेटिक फाइबर की प्रिपरेशन किस तरह होती है आपको फिलहाल समझ में। ओके, नेक्स्ट यदि हम लोग आगे बढ़े इसमें, तो एक चीज हमें देखनी है, मैं ऊपर में बिठा रहा हूँ, ऐसा कुछ यदि कुछ लिखना है तो लिख लो बेटा। ओके, तो 1 मिनट। हाँ, यदि ज्यादा टाइम लगता है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नहीं तो सर हो गया। ठीक है। सिंथेटिक फाइबर किस तरह प्रिपेयर किया जाता है ये आप लोग समझ गए। अब इस सिंथेटिक फाइबर में दो छोटा सा डेफिनेशन मैं दूंगा, वन इज मोनोमर, ओके, एंड अनदर डेफिनेशन इज पॉलीमर। The small chemical units that are joined together okay to prepare synthetic fibers, to prepare synthetic fiber। वो छोटे छोटे केमिकल के यूनिट्स, केमिकल से बने हुए छोटे छोटे यूनिट्स जिनको हम जोड़ के सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलते हैं? मोनोमर। ओके, एंड अनदर डेफिनेशन इज पॉलीमर। पॉलीमर क्या है? द लॉन्ग चेन
made by joining small chemical units. तो यदि मैं इस नेकलेस का बात करूं, एक मिनट पहले पॉलीमर समझ लो कि पॉलीमर क्या है। वो जो लंबा सा चेन हमें मिलता है फाइबर का, वो लंबा सा पूरा लंबा सा चेन, कंप्लीट यूनिट लंबा सा चेन जो मिलता है, we call that as polymer. ओके, यदि मैं यहाँ पे आपसे बात करूं तो एक एक मोती जो है उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमर की पॉलीमर? मोनोमर। एक मोती जो है we will call it as monomer, और जो कंप्लीट नेकलेस बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीमर। पॉलीमर। आप देखिएगा ये जो पॉलीमर वर्ड है वो कहां से आया, वर्ड कहां से आया? पॉलीमर दो वर्ड, ओके, this came from a Greek word. Polymer came from Greek word poly, means many. Poly means बहुत सारे, पॉलिनोमियल आपने पढ़ा है, ओके। पॉली मीन्स मैनी, और मर का मतलब होता है यूनिट्स। बोलने का मतलब है क्या, बहुत सारे यूनिट्स को यदि आप रिपीट कर देते हो तो आपको क्या दिखता है? पॉलीमर्स। समझ गए? बहुत सारे यूनिट्स साथ में जब रहते हैं तो भी कॉल इट एज पॉलीमर। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर पॉलीमर इज अ रिपीटिंग, या पॉलीमर इज प्रोड्यूस्ड बाय रिपीटिंग small chemical units. छोटे छोटे जो यूनिट्स हम तैयार करते हैं, ओके, उसको हम लोग रिपीट करते चले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा पॉलीमर। ओके, पॉली मींस बहुत सारे यूनिट्स को रिपीट करके बनाया गया है। ओके, तो पॉलीमर आपके सामने आ गया। व्हाट इज अ एनी डाउट? कोई चीज पूछना चाहते हो यहां से? नो? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, पॉलीमर ऑल्सो एग्जिस्ट इन नेचर। देखो, पॉलीमर ऑल्सो एग्जिस्ट इन नेचर। पॉलीमर ऑल्सो एग्जिस्ट इन नेचर। अब नेचर में यदि आपसे एग्जांपल पूछ दिया गया कि पॉलीमर एक बताइए जो नेचर में मिलती है, तो कॉटन इज अ नेचुरल पॉलीमर। कॉटन एक नेचुरल पॉलीमर होती है, ओके, कॉल्ड सेल्यूलोज। कॉटन जिस नेचुरल पॉलीमर से बना हुआ है उसका केमिकल नेम हम बोलते हैं सेल्यूलोज। ओके, कॉटन जिस पॉलीमर से बना हुआ है, ओके, पॉलीमर पूरा यूनिट बोल रहा हूं, कॉटन जो पॉलीमर है, मतलब ऐसे बोलते हैं, कॉटन जो पॉलीमर है उस पॉलीमर को हम बोलते हैं सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज बना हुआ है, यदि आप बात करें कि सेल्यूलोज कैसे बना हुआ है, it is made of small, it is made up of repeating units of glucose. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन नहीं पूछता है तो मतलब क्वेश्चन बनाने वाले का गलती है।
दिस क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, और बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, अच्छी क्वेश्चन है। एक नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल दीजिए और उसको केमिकली क्या बोलते हैं। तो नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल है कॉटन, और उस पॉलीमर को हम लोग सेल्यूलोज बोलते हैं। और सेल्यूलोज का मोनोमर क्या है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सेल्यूलोज का मोनोमर क्या है, या सेल्यूलोज जो बनी है वो किसको रिपीट करने से बनी है, तो सेल्यूलोज जो बनी है ग्लूकोज की यूनिट को रिपीट करते हैं। आपको ये आइडिया क्लियर होना चाहिए। ओके, कोई दिक्कत यदि आपको तो पूछो बेटा, एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? ओके, सर पॉलीमर का एग्जांपल, पॉलीमर का एग्जांपल क्या बोले बेटा? मॉलीमर का एग्जांपल। ये क्या है, कॉटन का एग्जांपल दिया सर वो तो पॉलीमर का है ना। क्या बोल रहे हो बेटा? मॉलीमर का एग्जांपल, मोनोमर। नहीं बेटा, फिर आप लोग गलती कर रहे हैं। कॉटन एक पॉलीमर है, पूरा जो एक कॉटन का थ्रेड आपको मिला वो एक पॉलीमर है, ठीक है ना। और वो जो मतलब कॉटन हम लोग बोलचाल के भाषा में बोल रहे हैं, ठीक है ना, कॉटन को बोलचाल के भाषा में बोल रहे हैं कि वो कॉटन का थ्रेड है। और वो जो पॉलीमर है उस पॉलीमर का नाम है सेल्यूलोज, ठीक है ना। कॉटन जिस पॉलीमर से बना हुआ है उसका नाम है सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज बनी कैसे हुई है, तो छोटे छोटे मोनोमर से बनी है, दैट इज ग्लूकोज। ओके, देखो पॉलीमर क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम बोले नेकलेस, जो नेकलेस है वो पॉलीमर हो गया, अंडरस्टूड। और वो नेकलेस जो छोटे छोटे बीड से बना हुआ है वो मोनोमर है, ठीक है ना। छोटे छोटे जो आपका क्या बोलते हैं मोती है वो मोनोमर है। तो नेकलेस के दो पार्ट हो गए, नेकलेस को हम बोले क्या, पॉलीमर, पूरा नेकलेस को हम बोले पॉलीमर, और छोटा छोटा जो आपका ये बीड्स है, मोती है, उसको हम बोले मोनोमर, ठीक है ना। पॉलीमर मोनोमर एक ही चीज हो गई, पॉलीमर हो गई पूरी यूनिट, और मोनोमर हो गई वो छोटे छोटे यूनिट जिससे वो मिलके बना है। ओके, समझ गए? ये आपके दिमाग में रखना है। तो ये मैंने नेचुरल में एग्जांपल दिया। फिर सिंथेटिक पॉलीमर तो बहुत सारे हम लोगों को पढ़ने हैं, रेयन है, नाइलन है, बहुत सारे हम लोगों को पढ़ने हैं। तो ये आपको समझ आ गई। ओके, पॉलीमर क्या होती है सबको समझ आ गई, पूरी यूनिट। ये जो नेकलेस तैयार हुआ है इसको हम बोल देंगे पॉलीमर। अब मोनोमर इसमें क्या है, तो छोटा छोटा जो आपका मोती है, ठीक है। चलिए, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं, ओके, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं बेटा, जो हमें पढ़ने हैं अपने सिलेबस में, वो है रेयन। ओके, रेयन इज अ सिंथेटिक फाइबर, ओके, जिसे आर्टिफिशियली बनाया। नाइलन, नाइलन भी एक सिंथेटिक फाइबर है जो आर्टिफिशियली बनाई हुई है। पॉलिएस्टर, polyester is also a synthetic fiber, and acrylic, acrylic भी एक सिंथेटिक फाइबर होती है, ठीक है ना। पॉलिएस्टर जो है वो दो टाइप के होते हैं, वन इज टेरिलीन एंड पीईटी। एक टेरिलीन होती है, पीईटी जो पेट बॉटल्स आते हैं ना, पानी वाला बॉटल से, ये वाला बॉटल, ये जो बॉटल्स है इसको हम पीईटी बॉटल्स बोलते हैं। दिस इज आल्सो अ सिंथेटिक नेचुरली। ओके, दिमाग में रख लो, आपसे पूछी जाएगी नेम 4 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। यदि आपसे पूछा गया तो 4 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, फॉर एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आपसे पूछे गए टाइप, फॉर एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक रेयन, नाइलन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। ओके, यदि आपसे पूछा गया कि नेम 2 टाइप ऑफ पॉलिएस्टर्स, तो पॉलिएस्टर्स दो टाइप के होंगे, एक टेरिलीन होती है, एक पीईटी। ओके, तो ये बेटा आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि फुल चैप्टर इज बेस्ड ऑन दिस। Okay, we have to study this only in the complete chapter. Okay, तो अभी तक फिलहाल जो हम लोगों ने पढ़ा, मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप लोगों को बना के लाना है as a homework।
साथ में लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लेना। व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर? दूसरा है आपका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड synthetic fiber? Okay, what is the difference between natural and synthetic fiber? Give some examples of natural and synthetic fiber. Okay. Got it? ये हो गई आपकी कुछ क्वेश्चन से, 1 2 3 क्वेश्चन है और मैं देता हूँ व्हाट इज मोनोमर एंड पॉलीमर। मोनोमर समझ गए ना? मोनोमर क्या होती है? सिंगल केमिकल यूनिट्स, ओके, दैट मेक्स अ पॉलीमर। और पॉलीमर क्या है? Polymer are long chain that is made by putting together monomers. Okay. How is synthetic fiber? These are some of the questions जो आपके लिए है और you have to do it as a homework। इनको as a homework बना के लाइएगा नेक्स्ट क्लास में। ओके। और मैं बेटा जितना क्वेश्चंस करवा रहा हूँ तो प्लीज कंप्लीटली उनको करो, और जितना मैं बोर्ड पे भी करवाता हूँ आप लोग एज अ रिवीजन एक्सरसाइज, ओके, उनको भी करना है। दैट विल गिव यू अ क्लैरिटी ऑफ चैप्टर। ओके, तो क्वेश्चंस के नंबर जितने बढ़ाओगे आपकी कॉन्सेप्ट उतनी अच्छी होगी चैप्टर। तो फोकस ऑन मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितना मैं करवाता हूँ आप लोगों को। ओके, so thank you for today. We will meet you in the next class. Thank you.